Welcome back, students. So far we have discussed that shift in a demand curve. Shift as a word या changes as a word, one and the same thing. We have discussed the shift or the changes in the demand curve. Now in this video we are going to discuss the shift or the changes in the supply curve. We very well know that the shift or changes in supply are classified into the two kinds: forward shift in a supply curve and second one is backward shift in a supply curve. Forward shift in a supply curve is known as the rightward shift, जो supply curve के right hand side पे जाएगा और उसको increase भी बोलते हैं, ठीक है. और backward shift in a supply curve, backward shift क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई कर्व होगा वो पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा एंड सप्लाई कर्व डिक्रीज होगा. यही दो फैक्टर्स हम अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है. स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ चुके हुए हैं कि अगर सप्लाई कर्व में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, दैट मीन्स हमें जो सप्लाई कर्व ओरिजिनल सप्लाई कर्व मेरे रेड लाइन की लाइन में है, तो अगर फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा तो हमने सप्लाई कर्व को राइट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज कर देना है. राइट हैंड साइड, ये देखो जी, ये चीज़ आप दिमाग में रखना कि ये सप्लाई कर्व ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, ये उसका लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज द इट्स राइट हैंड साइड. तो अगर फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा तो हमने राइट हैंड साइड राइटवर्ड शिफ्ट करना है. दैट मीन्स ये केस जो हो जाएगा इंक्रीज का केस. अगर सप्लाई कर्व में हमने बैकवर्ड शिफ्ट एक्सप्लेन करना है या फिर डिक्रीज इन सप्लाई कर्व एक्सप्लेन करना है, तो सप्लाई कर्व को हम, ये मैं फिर बोल रही हूँ, दिस इज माय राइट हैंड साइड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड. अगर नहीं पता लगता, आपका राइट हैंड साइड राइट हैंड ही आपका राइट हैंड साइड होगा सप्लाई कर्व का, और आपका लेफ्ट हैंड ही आपकी सप्लाई कर्व का लेफ्ट साइड होगा. तो अगर आपने डिक्रीज का केस करना है तो आपने अपने लेफ्ट हैंड वाली साइड पे अपने सप्लाई कर्व को शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है. दैट इज S0 एंड S0, ठीक है. इंक्रीज वाले टाइम पे S1 रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिक्रीज वाले केस में हम S0 रिप्रेजेंट करते हैं. चलो जी, हम अब इंक्रीज इन सप्लाई कर्व एक्सप्लेन करते हैं इन दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिक्रीज इन सप्लाई कर्व. A change in a supply means the increase or decrease in a supply due to the factors other than the commodity on price. On price, for example, the prices of the other commodities like prices of the inputs, technology, government policy, etc. When the supply increases, the supply curve shift right hand side. ये एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ मैं. अगर सप्लाई कर्व जब इंक्रीज करता है तो जो आपकी सप्लाई कर्व होगी वो राइट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज होगी. आगे वो बोल रहा है, when the supply increases, the supply curve shift to the right hand side, while the decrease, the supply curve will shown by the left hand side of the supply curve. अगर decrease होगा तो वो left hand side की तरफ शो होगा, ठीक है. अगर increase होगा तो right hand side, अगर decrease होगा तो left hand side. आगे मैं बोल रही हूँ, the effect of the change on supply on the equilibrium price and quantity are shown below. अब कहता है ये इंक्रीज करने के कारण या डिक्रीज करने के कारण सप्लाई कर्व में हमारे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस में भी बहुत चेंजेस आएंगे. बिसाइड्स कि अगर बेटा जी अगर चेंजेस इन द फॉरवर्ड इंक्रीज इन सप्लाई कर्व आएगा या फॉरवर्ड बैकवर्ड डिक्रीज इन सप्लाई कर्व आएगा, तो सिर्फ आपने सप्लाई कर्व में ही चेंजेस लेकर आने हैं. योर डिमांड कर्व विल रिमेन द सेम, स्टिल रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. अगर जिस कर्व में वो चेंज कहने को कह रहा है, अगर सप्लाई कर्व में फॉरवर्ड इंक्रीज करने को, फॉरवर्ड चेंज इन सप्लाई कर्व आएगा तो सिर्फ फॉरवर्ड ही करना है, सप्लाई कर्व को ही इंक्रीज करना है. योर डिमांड कर्व विल नॉट चेंज, योर डिमांड कर्व विल रिमेन द सेम, इट विल रिमेन द स्टेडी रहेगा, फिक्स रहेगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है. इन द केस ऑफ डिक्रीज में भी अगर आप डिक्रीज का केस कर रहे हो तो डिक्रीज सप्लाई कर्व में चेंजेस लेकर आओगे, योर सप्लाई कर्व डिमांड कर्व विल रिमेन द फिक्स, स्टेडी रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे. Is it clear? Now we will discuss the factors which affect the supply curve, जिसके कारण हमारे में increase का इफेक्ट आता है या फिर जिसके कारण हमारे में decrease का इफेक्ट आएगा. Students, these are the various factors which affect the supply curve in the case of shift in या फिर changes in the supply curve. The prices of X commodity is considered as a constant. इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा. दैट मीन्स जो हमारा सप्लाई कर्व में जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो होंगे सप्लाई ऑफ X इज अ फंक्शन ऑफ, कौन से होंगे, P ऑफ 0. दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं, प्राइजेज ऑफ अदर गुड. आगे N ऑफ F को क्या बोलते हैं,
नंबर ऑफ फर्म्स। आगे P ऑफ F वो होता है प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आगे है T, T बोलते हैं टेक्नोलॉजी। E ऑफ X, E ऑफ X क्या होता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस। TNX, TNS क्या होता है टैक्सेस एंड सब्सिडीज। एंड G, G क्या होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। यही जो सारे फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट कर रहे हैं हमारे चेंजेस में। चेंजेस कौन सा, हमारे शिफ्ट में हमारे को यही सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। एंड जो नेक्स्ट होगा वो है बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मतलब यही सारे जो फैक्टर्स हैं जिनके मैंने नाम बोले हैं यही फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर ये फैक्टर्स फेवरेबल रहेंगे सप्लाई कर्व को तो फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर अनफेवरेबल रहेंगे तो बैकवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर फैक्टर्स ये फेवरेबल मतलब पॉजिटिव इफेक्ट देंगे तो हमारे को फॉरवर्ड आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगी। अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे हमारे सप्लाई कर्व को तो बैकवर्ड आ जाएगा। और अब हम अपनी इस वीडियो में इंक्रीज इन ए सप्लाई कर्व को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इस वीडियो में मेरा यही कंसेप्ट चलेगा। अब इंक्रीज इन सप्लाई कर्व को समझने से पहले पढ़ने से पहले हम इसकी डायग्रामिक कंसेप्ट में हम देखते हैं। वी नो दैट देयर आर द टू एक्सिस, दो एक्सिस हमारे को होते हैं। फर्स्ट एक्सिस इज दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0 एंड दिस इज x एक्सिस। y एक्सिस की साइड पे हम हमेशा प्राइजेस मेंशन करते हैं एंड अलोंग द x एक्सिस जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं या इसको हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम क्वांटिटी मेंशन करते हैं। क्वांटिटी मेंशन करना चाहो तो क्वांटिटी कर सकते हो, या फिर अंदर जो दो आप कर्व्स ले रहे हो, कर्व्स कौन से ले रहे हो, क्वांटिटी सप्लाइड स्लैश क्वांटिटी डिमांडेड, तो आप यही भी लिख सकते हो। इट्स अप टू यू आप क्या मेंशन कर रहे हो। अगर क्वांटिटीज लिख रहे हो क्वांटिटी लिख रहे हो तो दोनों ही वो एज्यूम करके हम चलते हैं कि दोनों ही आ रही है। वी नो दैट द डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व DD एंड द सप्लाई कर्व इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व SS। ठीक है जी। अब जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई आ रहा है, यहां पर इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट हमें मिलेगा, हम बोलेंगे इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जिसको हम Q के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इक्विलिब्रियम के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। आगे जब अगर इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व करना होगा, अगर सप्लाई कर्व इंक्रीज करना है तो दैट मीन्स इट विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड। तो मैंने इंक्रीज के केस में आपको मैंने बताया है कि वो राइट हैंड साइड इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज मतलब राइट हैंड साइड की तरफ आप इस कर्व को ले जाओ। तो ये इसको आप नाम दोगे S1 S1 के नेम से हमने रिप्रेजेंट किया है अपना इंक्रीज इन सप्लाई कर्व को, जिसके कारण मेरे को एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। बेटा जी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जहां पर भी आपका डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी होती है जहां पर बायर्स एंड सेलर इंटरेक्ट करते हैं और एक स्टेबल पॉइंट पे रहते हैं। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम E आ गया, S1 था तो E भी आ जाएगा 1। ठीक है जी। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ इक्विलिब्रियम हमें क्वांटिटी मिलेगी जिसको हम क्या नाम देंगे Q1 से, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक प्राइजेस मिलेंगे जिसको हम नाम बोलेंगे P1। P1 क्या है मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड Q1 क्या है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये कहाँ से आई है, अगर जब मैंने अपना सप्लाई कर्व को इंक्रीज किया है
जब मैंने सप्लाई कर्व को इंक्रीज किया है, मेरे पास न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है, विच इज P1 एंड Q1। अगर सप्लाई कर्व इंक्रीज किया है तब मेरे पास मेरे प्राइजेस क्या हो गए हैं, डिक्रीज किए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, एंड योर क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, योर क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, एंड प्राइजेस क्या हो गए, वो डिक्रीज हो गए हैं और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है अगर आपने अपनी सप्लाई कर्व को इंक्रीज की है। देन एंड नाउ वी विल रीड दिस कंसेप्ट फ्रॉम आवर बुक। इंक्रीज इन सप्लाई, द डिमांड रिमेन अनचेंज्ड। मैंने यही बोला था, अगर इंक्रीज इन सप्लाई का कंसेप्ट कर रहे हो, आपके डिमांड कर्व में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एनी इंक्रीज इन सप्लाई विल लोअर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कहता कि अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया है सप्लाई कर्व में, आपके प्राइजेस क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे वो बोल रहा है इन फिगर, ये फिगर मैंने एक्सप्लेन कर दी है, डायग्राम बना दी है। इन फिगर 9.4 SS is initial supply curve which is intersect the demand curve at point E and thus the E is the initial equilibrium point। ये जो SS है ये भी इनिशियल बोल सकते हैं या फिर ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, वो इंटरसेक्ट कर रही है हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व से एट पॉइंट E। ठीक है, आगे वो बोल रहा है OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर ये ओरिजिनल सप्लाई इनिशियल डिमांड इनिशियल सप्लाई जब इंटरसेक्ट करता है तब हमें ओरिजिनल प्राइजेस मिलते हैं जो है OP एंड क्वांटिटी मिलती है OQ। ठीक है, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है। आगे when the supply increases as represented by the supply curve S1 कहता है जब सप्लाई इंक्रीज हुआ है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्व का नाम दे रहे हैं S1 के नाम से। द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल, तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो रहा है। ये देखो जी बेटा, आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होगा OP से। पहला ओरिजिनल प्राइसेस क्या है, OP ओरिजिनल है ये। ठीक है, अब न्यू क्या आ गया, न्यू आ गया आपका OP1, मतलब ये फॉल हो गया है, प्राइस क्या हो गए हमारे, फॉल हो गए हैं। आगे क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, वो है हमारी OQ। ठीक है, न्यू क्वांटिटी क्या आई है, वो आई है OQ1। तो क्वांटिटी क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। ठीक है, OQ इतना था तो OQ1 बाहर गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आगे चेन इफेक्ट इन द इंक्रीज इन सप्लाई। अब चेन इफेक्ट एक्सप्लेन करने लगे हैं। द इंक्रीज इन सप्लाई, द डिमांड रिमेनिंग अनचेंज क्रिएट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। अगर आपने सप्लाई कर्व इंक्रीज किया है तो हमारे मार्केट में इंक्रीज इन सप्लाई, एक्सेस सप्लाई का केस आ जाएगा। सप्लाई कर्व एक्सेस कैसे, प्रोड्यूसर ज़्यादा कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगे तो एक्सेस सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी मार्केट में, सप्लाई लाइन सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, आगे बोला है द एक्सेस सप्लाई पुट्स द डाउनवर्ड प्रेशर अपॉन द प्राइसेस फ्रॉम OP टू OP1। एक्सेस सप्लाई इंक्रीज होने के कारण हमारे प्राइसेस में डाउनवर्ड प्रेशर आ रहे हैं फ्रॉम OP टू OP1, डाउनवर्ड प्रेशर फॉल हो रहे हैं। ठीक है, आगे the fall in the price caused the extension of the demand from the E to E1 and the contraction of the supply from L to E1। अब इस चीज को समझते हैं, पहले वो हम इसको चीज को एरोज बनाएंगे। बेटा जी, इस चीज को समझने के लिए पहले हम एरोज को बनाते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का कंसेप्ट समझेंगे तो हम अपने डायग्राम्स में एरो रिप्रेजेंट करेंगे। तो एरो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ हम अपना एरो ड्रॉ करते हैं। द फर्स्ट एरो विल बी केम फ्रॉम, पहला एरो कहाँ पर आएगा, ये ओरिजिनल, मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये है, न्यू ये है, तो यहाँ से एक यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, और एक कहाँ से आ गया, ये तो डिमांड कर्व की साइड से आ गया ना, तो दूसरा कर्व हमेशा जहाँ पर चेंज आया है, जहाँ से न्यू कर्व आई है, न्यू कर्व मेरी कौन सी है, S1, तो वहाँ उस कर्व से आपका आ जाएगा, एक ये आ गया एरो। ठीक है, अब आपका तो इस कर्व का तो 2 पॉइंट्स आ गए ना, E से E1। अब इस कर्व का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये वाले पॉइंट से, E वाले पॉइंट से एक डॉटेड लाइन खींचोगे टुवर्ड्स द पॉइंट, दिस पॉइंट।
एक कर्व की तरफ एक पॉइंट आया, ये पॉइंट, ये देखो क्लोज करके दिखा रही हूँ, अब पता लग रहा है। ये ई पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ एक नया पॉइंट आ रहा है, ठीक है। क्यों मैंने नया पॉइंट जनरेट किया है? क्योंकि इस कर्व में ये वाली साइड पे हमारा ई टू ई वन कर्व का एक दो पॉइंट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था और इसका एंडिंग पॉइंट है, और इस कर्व का इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे एल। कोई भी पॉइंट का नाम दे देंगे, इसको दे देंगे एल, ठीक है, एल दे दिया। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कंसेप्ट, हम एक्सटेंशन कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन कैसे आएगा जी? डिमांड कर्व इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। एरो कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है। डिमांड कर्व कौन सी कैसी होती है मेरी? ऐसे, डी डी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। जो इक्विलिब्रियम की तरफ एरो आ रहा है वो भी डाउनवर्ड आ रहा है। सेम इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो डिमांड कर्व में क्या हो गया? एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक है। आगे हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन को। अब जो एरो दूसरा आ रहा है सप्लाई कर्व की साइड से, जहां पर न्यू सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो सप्लाई कर्व इज ए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सप्लाई कर्व क्या होती है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, जो S1 है। एरो मेरा आ रहा है ये अपवर्ड है, एरो मेरा आ रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। एरो सप्लाई कर्व में अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है और एरो मेरा नीचे आ रहा है। नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। कौन सी कर्व के ऊपर चल रहा है? सप्लाई कर्व के। आप लिखोगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व कहां से आ रही है? फ्रॉम पॉइंट, दो पॉइंट्स है, ये देखो सप्लाई कर्व ये है, कॉन्ट्रैक्शन का पॉइंट कहां से आएगा? L to E1, ठीक है। वेयर एज एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व का पॉइंट कहां से आएगा? वो आएगा E to E1, ठीक है जी। ये इफेक्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए। आगे हम इसको यहां से पढ़ते हैं अपनी बुक से। उसने यहां पर बोला है चेन इफेक्ट में a fall in a price called the extension in a demand and from E to E1 and the contraction on supply from L to E1. The prices continue to fall till the new equilibrium price settle at the point E1. कहते कब तक फॉल होता जाएगा? हमारे जो प्राइसेस है तब तक फॉल होते जाएंगे जब तक हमारे पास एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेटल नहीं हो जाते, हम क्या कहते हैं, फिक्स नहीं हो जाता। आगे कहता है एट दिस पॉइंट द इक्विलिब्रियम OP1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कहते हैं अगर आपके प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो फिर हमारे OP1 जो है वो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं एंड OQ1 है वो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। विद दिस ये जो लास्ट पॉइंट हम रह गया है जो है थर्स्ट इन दिस केस ऑफ द इंक्रीज इन अ सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल। कहते हैं अगर इंक्रीज का केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हमारे प्राइसेस फॉल हो जाते हैं और हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड विद दिस हमारा इंक्रीज इन सप्लाई कर्व का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। थैंक यू।